अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर डूइंग गुड। उम्मीद है आपने पहला लेक्चर सेल साइकिल सीरीज़ का जो कि इंटरफेस के ऊपर था वो सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, समझा होगा। आज हम बात करेंगे सेल साइकिल को ही कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है माइटोसिस। और माइटोसिस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक बात ध्यान में रहे, अब हम बात करेंगे माइटोसिस की। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे होंगे इंशाल्लाह मियोसिस की। तो हमने अभी ये बात ध्यान में रखनी है कि इंटरफेस के जो इवेंट्स हमने अपने पढ़े हैं वो माइटोसिस से पहले भी हो रहे हैं और मियोसिस से पहले भी हो रहे हैं। ये बात आपने अपने ध्यान में ऑलरेडी जो है वो रखनी। अच्छा, दूसरा, चूँकि माइटोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है तो मैं क्या करूँगा, मैं आप लोगों की आसानी के लिए इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लूँगा। पहले हिस्से में हम लोग बात करेंगे माइटोसिस की डेफिनेशन की, प्रोफेज की और मेटाफेज की। दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे एनाफेज की, टेलोफेज की, और फिर हम बात करेंगे किसकी, माइटोसिस के एडवांटेजेस की। तो आइए आज हम माइटोसिस पार्ट 1 की बात शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि माइटोसिस क्या होती है। तो जब हम माइटोसिस वर्ड को देखते हैं तो ये जो वर्ड है माइटोसिस, ये ग्रीक वर्ड से बना है विच इज़ माइटोस, और माइटोस का मतलब होता है थ्रेड। अब आपके जहन में फ़ौरन सवाल आएगा कि भाई सेल डिवीजन का थ्रेड से क्या ताल्लुक है। तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि माइटोसिस को थ्रेड से इसलिए मुशाबहत दी गई क्योंकि यहाँ पर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होती है जो कि क्रोमोसोमल मूवमेंट के लिए बहुत इसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है, इसलिए यहाँ पर ऐसे हो रहा है। तो अब व्हाट इज़ माइटोसिस, तो पहले ज़रा माइटोसिस की बात करते हैं। पहले इसके कुछ जनरल फीचर्स देख लेते हैं और फिर एक एक करके इसके स्टेप्स को जो है वो देखना शुरू करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, नाउ माइटोसिस। तो माइटोसिस क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन, टाइप ऑफ सेल डिवीजन in which parent cell divide to form two daughter cells। आपको याद होगा हमने इससे पहले बात की थी पेरेंट सेल की और डॉटर सेल की, हमने इंटरफेस वाले लेक्चर में। तो आप में से जो स्टूडेंट्स ये लेक्चर पहली दफ़ा देख रहे हैं और उन्होंने हमारे चैनल को इससे पहले नहीं देखा, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि वो पहले एक दफ़ा जाके इंटरफेस वाला लेक्चर देख लें ताकि वो उसका लिंक इसके साथ बना सकें। अच्छा, अब तो एक ऐसी सेल डिवीजन जिसमें एक सेल डिवाइड होता है, डिवाइड होकर दो सेल बना लेता है, इसको हम कहते हैं जनाब अली माइटोसिस। माइटोसिस याद कर लीजिए एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। जितने भी यूकैरियोटिक सेल दुनिया में मौजूद हैं उन सब में माइटोसिस जो है आपको मिलेगी, मल्टी सेलुलर में ख़ास तौर पर। तो इट अकर इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ सेल, तकरीबन हर तरह की सेल्स के अंदर आपको माइटोसिस का इवेंट होता हुआ नज़र आ जाएगा। एक और बात आपने ध्यान में रखनी है कि इट अकर्स बोथ इन डाइप्लॉइड एंड हैप्लॉइड सेल। ये बात याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो मियोसिस होती है वो सिर्फ डाइप्लॉइड सेल्स के अंदर हो सकती है, हैप्लॉइड सेल्स के अंदर मियोसिस नहीं हो सकती, माइटोसिस दोनों में हो सकती है। अच्छा, एक और बात, अकर बोथ इन सोमेटिक सेल्स एज वेल एज जर्म सेल्स। ठीक हो गया। अच्छा, एक और जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है माइटोसिस की जो आपने ध्यान में रखनी है और आपने भूलनी नहीं है, वो ये है कि माइटोसिस के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल का होता है एग्जैक्ट वही क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल का भी होता है। तो बोथ पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल्स शेयर सेम क्रोमोसोम नंबर। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपने माइटोसिस की अपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब माइटोसिस के बारे में एक और जो बहुत बड़ी ज़बरदस्त ब्यूटी है माइटोसिस की, वो क्या है? माइटोसिस एक बहुत ज़बरदस्त स्मूथ प्रोसेस है। एक दफ़ा चलेगा, चलने लगेगा, चलने लगेगा, चलने लगेगा और न्यूक्लियस को डिवाइड करके फिर ये स्टॉप होगा, रुकेगा नहीं बीच में। ये बात समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम मियोसिस को देखेंगे, ख़ासतौर पर जब हम oogenesis में मियोसिस को देखेंगे तो हम देखेंगे उसमें बहुत सारे हर्डल्स हैं, बहुत सारे ब्रेक्स हैं, कई जगह उसको ब्रेक लगती है और फिर वो साइकिल जो है वो आगे चलती है। तो इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड प्रोसेस वेरी स्मूथली, बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है। एक दफ़ा चलने लगेगा
तो जब तक न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होगा तब तक ये ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त बात जो आपने जहन में रखनी है, और ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन होती है बच्चों के जहन में, और आपने इसको जहन में रखना है। माइटोसिस और मियोसिस दोनों कैरियोकाइनेसिस के मेथड है। क्या मतलब हुआ, मैं लिख देता हूँ कि माइटोसिस इज अ मेथड ऑफ कैरियोकाइनेसिस। ये मियोसिस पे भी ये एप्लीकेबल होगा। तो माइटोसिस इज ए मेथड ऑफ कैरियोकाइनेसिस मीन्स, अब देखें कैरी ऑन का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो कैरी ऑन इज फॉर न्यूक्लियस, और काइनेसिस डिवीजन। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि माइटोसिस और मियोसिस न्यूक्लियस को डिवाइड करते हैं, सेल को डिवाइड नहीं करते। ये बात आपने याद रखनी है, भूलनी नहीं है। इसलिए जब भी आप इसको टेक्स्ट बुक्स के अंदर पढ़ते हैं वो कहते हैं माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस, मियोसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ऐसे नहीं बोलते कि माइटोसिस जो है सेल को भी डिवाइड कर देगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब हमने बात की कि ये एक बहुत ही कंटिन्यूस प्रोसेस है, बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है, मगर हमने जैसे कि इंटरफेस में हमने बात की थी कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे दोस्त होते हैं और वो चीज़ों को आसान करने के लिए सब फेजेस में डिवाइड करते हैं ताकि पढ़ना आसान हो जाए। तो माइटोसिस के प्रोसेस को भी समझने के लिए हमने 4 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। तो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, for the sake of understanding process of mitosis is divided into 4 stages। और वो 4 स्टेज कौन कौन सी आपको मालूम है? उनमें से जो पहली स्टेज है वो प्रोफेज है, जो दूसरी स्टेज है वो मेटाफेज है, जो तीसरी स्टेज है वो एनाफेज है, और जो चौथी स्टेज है वो हमारी टीलोफेज है। तो ये जो लेक्चर में अभी हम बात करेंगे, जो माइटोसिस का हमारा पहला लेक्चर है, उसमें हम बात करेंगे प्रोफेज की, मेटाफेज की, और सेकंड लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एनाफेज की, टीलोफेज की, और एडवांटेजेस ऑफ माइटोसिस की। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रोफेज। अच्छा, फिर मैं वो बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ, और ये बात आपने याद रखनी है, आपने ध्यान में रखना है। जब भी कोई सेल प्रोफेज में आता है, यानी माइटोसिस के इवेंट्स के अंदर आता है, तो वो इंटरफेस से ऑलरेडी होके आ चुका होता है। और अब आपको याद है ना, मैंने आपको क्या समझाया था कि इंटरफेस का सबसे कैरेक्टरिस्टिक इवेंट क्या था? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल प्रोफेज में आ रहा है वो अपना डीएनए रेप्लिकेट करके आ रहा है। ये बात आपने याद रखनी है और ये भूलनी नहीं कभी भी। एक्सेप्शन में हैं, जब हम पढ़ेंगे मियोसिस का प्रोसेस, तो मियोसिस 2 में मैं आपको इसकी एक एक्सेप्शन बताऊंगा, मगर अभी आपने ये बात ध्यान में रखनी है और इसको ऐसे ही समझना है। ठीक है, चल बात करते हैं प्रोफेज की। तो इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस। अगर आप चाहें तो इसको आप फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन भी कह सकते हैं। जो माइटोटिक फेज है उसका पहला फेज जो है वो प्रोफेज ही है। अब वो माइटोसिस हो, मियोसिस हो, जो भी सेल डिवीजन हो, सबसे पहले उसके अंदर प्रोफेज ही होती है। अच्छा, जब आप डिफरेंट रेफरेंस बुक देखते हैं तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट ना हर बुक में थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे होता है, बट सीक्वेंस ऑफ इवेंट सेम ही रहता है। तो अब प्रोफेज में जब हम सेल को देखेंगे, अब एक सेल जो हमारे पास इंटरफेस से निकल गया है वो हमें कैसे नज़र आ रहा होगा? वो हमें ऐसा नज़र आ रहा होगा कि ये हमारा एक सेल है, ये सेल का एक न्यूक्लियस है विच इज़ बाउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और अभी इस न्यूक्लियस के अंदर हमें क्रोमेटिन नेटवर्क नज़र आ रहा है। अच्छा, एक और बात आपने ध्यान में रखनी है बहुत अच्छे तरीके से कि क्रोमेटिन नेटवर्क और क्रोमोसोम में कॉम्पोजिशन का कोई फ़र्क नहीं होता, दे बोथ आर द सेम। फ़र्क जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का होता है कि क्रोमेटिन एक डिसऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, और जब वो ब्रेकअप होके ऑर्गेनाइज होके कॉइल हो जाता है तो उसी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं किसका? हम नाम दे देते हैं क्रोमोसोम का। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है वो है पेयर ऑफ सेंट्रियोल है। तो दिस इज़ द पेयर ऑफ सेंट्रियोल, यहाँ पर ही है। अच्छा, अब होता क्या है कि जब प्रोफेज स्टार्ट होती है तो प्रोफेज के स्टार्ट में ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है ये टूटता है, अपने ऊपर कॉइल होने लगता है और क्रोमोसोम बना लेता है। तो नंबर 1, chromatin network breaks and coil upon itself to form
क्रोमोसोम। नंबर 2, ये जो क्रोमोसोम होंगे ये हमें न्यूक्लियस में पेरीफ्री में यानी सेंटर में अरेंज नहीं मिलेंगे, पेरीफ्री में जो है हमें रखे हुए नजर आएंगे। तो क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेरीफ्री, तो क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेरीफ्री। एक और जो बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट आपको नज़र आएगा, मैं भी आपको एक डायग्राम बना के बताऊंगा कि जब प्रोफेस ख़त्म होगी तो हमें सेल जो है वो किस तरह का नज़र आ रहा होगा। एक और बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट जो होगा और जो बहुत काम का इवेंट आपने याद रखना है वो ये है कि जो सेंट्रियोल्स हैं ये ऑपोजिट पोल्स के ऊपर मूव करने लगेंगे, और जब ये ऑपोजिट पोल्स के ऊपर मूव करने लगेंगे तो इनके बीच में स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। तो सेंट्रियोल्स मूव टूवर्ड्स opposite poles to form स्पिंडल फाइबर्स। और आपको पता है स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए होते हैं और ये क्रोमोसोमल मूवमेंट के अंदर अपना पार्ट प्ले करते हैं। अभी हम देखेंगे कैसे। और चौथा और आखिरी काम जो होगा, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिसअपीयर हो जाएगी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर एक और बहुत प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है और जितने एक्टिव सेल होते हैं उनमें ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। नाउ दिस इज योर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस भी यहाँ पे डिसअपीयर हो जाएगा। न्यूक्लियोलस डिसअपीयर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेल का डायग्राम था इंटरफेस के अंदर। जब इस डायग्राम को मैं एंड ऑफ द प्रोफेस पे देखूंगा तो ये मुझे कैसा नज़र आएगा, ये मुझे ऐसा नज़र आएगा कि मेरे जो सेंट्रियोल हैं वो ऑपोजिट पोल्स के ऊपर पहुंच चुके हुए होंगे। ये सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल के ऊपर खड़े हुए, इनके बीच में स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो चुकी होगी। आपको पता है वो स्पिंडल फाइबर्स जो कि सेंट्रियोल से सेंट्रियोल तक मूव करती हैं उनको कंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर कहा जाता है। जो क्रोमोसोम होंगे वो मुझे इस तरह से पेरीफ्री में नज़र आ रहे होंगे, इस तरह से नज़र आ रहे होंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो चुकी होगी और न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर हो चुका होगा। तो ये डायग्राम होगी एंड ऑफ प्रोफेस पे, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हमने इवेंट देख लिया जो कि हमारे इंटरफेस के बाद प्रोफेस में क्या क्या वो सारा हमने देखा। मेटाफेस के अंदर क्या होगा? अब मेटाफेस एक बहुत आसान स्टेज है, तो मेटाफेस को हम देख लेते हैं और इसी डायग्राम को हम इस्तेमाल करके मेटाफेस को जो है समझ लेंगे। तो पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको इसमें जो 2 कैरेक्टरिस्टिक इवेंट होते हैं वो लिखवाता हूँ कि वो क्या क्या है। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मेटाफेस। Meta, as you know, is used for middle, the middle phase. It is the second phase of the mitosis. अब मेटाफेज के अंदर क्या होता है? सिर्फ 2 इवेंट होते हैं। नंबर 1, जो क्रोमोसोम्स पेरीफ्री में अरेंज थे एट द एंड ऑफ द प्रोफेज, तो क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्व्स एट इक्वेटर। क्रोमोसोम अपने आप को इक्वेटर पर अरेंज कर लेते हैं। अब इक्वेटर क्या है इसको जरा हम देख लेते हैं। किसी भी सर्किल जैसे सेल इज लाइक बॉल, इसके अंदर आप सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन अगर पास कर देंगे तो दैट इमेजिनरी लाइन वुड बी नोन एज इक्वेटर। तो याद रहे इक्वेटर इमेजिनरी लाइन होती है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। और नंबर 2 क्या होगा? क्रोमोसोम्स अटैच देमसेल्व्स विद स्पिंडल फाइबर्स। तो ये 2 काम होंगे। डायग्राम बना के देख लेते हैं कैसे होगा। तो हमारे पास यहाँ पे 4 क्रोमोसोम थे। नंबर 1, ये चारों के चारों जो क्रोमोसोम हैं ये हमारे पास सेल के सेंटर में यानी इक्वेटर पे आके अरेंज हो जाएंगे। नंबर 2, जो हमारी स्पिंडल फाइबर्स हैं, अब मैं आपकी आसानी के लिए सेंट्रियोल एक ही बना लेता हूँ, आप इस ध्यान में रखिएगा पेयर होता है। तो ये कंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर, ये कंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर और ये डिसकंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से अटैच होगा।
तो वो स्पिंडल फाइबर जो सेंट्रियोल से क्रोमोसोम की तरफ जाते हैं उनको हम डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक बात जो आपने याद रखनी है, जिसके बाद मैं आज का ये जो लेक्चर है माइटोसिस 1 का जो हमारा लेक्चर है उसको एंड करूँगा, वो ये है कि आपने बात ध्यान में रखनी है कि ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि माइटोसिस में एक क्रोमोसोम पे दोनों सेंट्रियोल के स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। व्हाट आई मीन इज़ कि अगर मैं इसको बाहर निकालूँ तो ये हमारा एक सेंट्रियोल, ये हमारा दूसरा सेंट्रियोल और ये हमारा क्रोमोसोम बीच में यहाँ मौजूद है, ये रहा, ये हमारा क्रोमोसोम है। तो इस क्रोमोसोम के ऊपर इस सेंट्रियोल से भी स्पिंडल फाइबर आके सेंट्रोमियर पे अटैच होगी और इससे भी आकर सेंट्रोमियर पे अटैच होगी, और इससे हमें पता लगेगा बाद में कि ये कितना सिग्निफिकेंट है, जो कि माइटोसिस को मियोसिस से डिफ्रेंशिएट करने के लिए ज़रूरी होता है। तो बेटा ये मैंने आपसे आज बात की माइटोसिस की इंट्रोडक्शन की, माइटोसिस की स्टेजेस की कौन कौन सी होती हैं, थोड़ी सी हमने बात की प्रोफेज की, थोड़ी सी बात की मेटाफेज की। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एनाफेज की, टेलोफेज की, और फिर हम बात करेंगे साइटोकाइनेसिस की और साथ में माइटोसिस के एडवांटेजेस की। टिल देन स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।